नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम मौर्य काल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक का साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के बराबर तो था ही, इसके साथ ही साथ इनका जो रिलेशनशिप था वो इंडिया से बाहर का भी था। तो हम यूं कह सकते हैं कि भारत में सम्राट अशोक ने जो साम्राज्य रिलीजन के तौर पर बढ़ाया था, वो साम्राज्य उनके बाद किसी भी राजा का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं रहा। तो अशोक के बारे में जो पढ़ने के टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम उनको देखते हैं कि सम्राट अशोक के बारे में कौन कौन से टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। अशोक मौर्य, सबसे पहला तो जो टॉपिक होगा वो बेसिक का होगा, जिसमें हम सम्राट अशोक के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार उनका पुत्र था, उसके बारे में एक ऑडियो आपको वीडियो के साथ ऑडियो वीडियो एक कंपैरिजन मिल जाएगा। उसमें बिंदुसार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको याद करने की है। उसके बाद की कुछ इंफॉर्मेशन हम यहां से सीख लेंगे सम्राट अशोक से, क्योंकि बिंदुसार का ये बेटा होता है और इसके बारे में इतिहास में बहुत सारी कहानियां अलग अलग तरीके से उल्लेखित की गई है। ऐसे भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। लेकिन यहां पर हम बिंदुसार और अशोक में तारतम्य बिठाने के लिए केवल एक चीज पर डिस्कशन करेंगे कि जब बिंदुसार इनके पिता का शासनकाल था, तब अशोक उज्जैन के गवर्नर थे, उज्जैन के राज्यपाल थे। तो राजा बनने से पहले सम्राट अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। बस इतना सा डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो बिंदुसार के पॉइंट्स हैं, बिंदुसार वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिक के बारे में, सम्राट अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक है। जैसे कि मौर्य वंशावली में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक। तो ये बेसिक में सम्राट अशोक और इसके नाम कि अशोक के नाम पुराणों में अलग मिलते हैं और अभिलेखों में अलग मिलते हैं, और यहां तक कि जो इनका ऑफिशियल वर्क था, हम यूं कहें अभिलेखीय साक्ष्यों में, इनका हर जगह नाम देवनाम पियदस्सी के रूप में उल्लेखित होता है। तो इस प्रकार से 3-4 नामों का उल्लेख मिलता है। तो हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा अशोक मौर्य मिलता है, देवनाम पियदस्य मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। तो उन सारे का डिस्कशन हम बेसिक में ही कर लेंगे। इसके बाद जब ये राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, तो इनके जीवन काल में ये केवल 2 ही युद्ध लड़ते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे युद्ध, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कलिंग आज का भुवनेश्वर है, वो पुराने समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था। ये सम्राट अशोक के जीवन का इंपॉर्टेंट वो युद्ध है जिसको देखकर, यानी इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का जीवन परिवर्तन हो गया, इनका हृदय परिवर्तन हो गया, जिसका उल्लेख वो अपने ही शिलालेख 13वें शिलालेख में बहुत डिटेल से करते हैं। तो कलिंग युद्ध के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये युद्ध क्यों हुआ था, और इसके बाद अशोक ने अपना जो राजनीति का मसला था वो किस प्रकार से चेंज कर लिया था। इसके बाद अगले टॉपिक में पढ़ेंगे साम्राज्य विस्तार, कि सम्राट अशोक का जो क्षेत्र था वो, अगर हम बात करें तो हिंदुकुश पर्वत के पास कंधार से लेकर और बंगाल की खाड़ी तक था, और अगर उत्तरी भारत की हम बात करें तो कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत के प्रांतों तक उसका क्षेत्र था। यानी इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार था। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ऐसी कौन कौन सी नीतियां शुरू की कि उन नीतियों को देखकर इनके पड़ोसी मुल्कों में भी इनकी बातों को अच्छे ढंग से रखा गया। तो नीतियों में सबसे पहले एक तो हम पढ़ेंगे प्रशासनिक नीति, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट धार्मिक नीति, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अपना जो रिलीजन था, हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, उसको चेंज कर लिया था और बौद्ध धर्म की तरफ ये उन्मुख हो गए थे। बौद्ध धर्म उस समय का एक ऐसा धर्म था जो कंटेम्पररी टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट धर्म माना जाता था। तो जिस प्रकार से इन्होंने भेरी घोष की जगह जब धम्म घोष को अपनाया, तो इनके रिलीजन्स इतने बड़े, इनके रिलेशंस इतने बड़े कि इन्होंने आसपास के सभी कंट्रियों में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए बहुत सारे मैसेंजर भेजे, संदेशवाहक भेजे, जिनमें अपने इनके खुद के पुत्र पुत्रियां भी शामिल हैं। तो उसमें पढ़ेंगे धार्मिक नीतियां, एक तो इनकी आंतरिक नीति और एक बाहरी नीति। बाहरी नीति का मतलब विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं
कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी सम्राट अशोक को कि उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों को पत्थर के अभिलेखों में उत्कीर्णन करवाया। यह परंपरा कहां से आई और किस प्रकार से सम्राट अशोक ने इस परंपरा का अच्छे से परिवहन किया। बड़े अभिलेख मिलेंगे, छोटे अभिलेख मिलेंगे, साथ ही साथ छोटे छोटे स्तंभ लेख मिलेंगे, और कंटेम्पररी टाइम की जो लिपि थी, जो लैंग्वेज थी, उन सभी लैंग्वेज और लिपियों में सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख खुदवाए और जिसको ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पढ़ा गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी, कि सम्राट अशोक के बाद मौर्य काल को चलाने वाला कोई एक ताकतवर राजा नहीं था, और इनकी मृत्यु के बाद मौर्य काल लगभग पतन की अवस्था में आ गया था। और फिर मौर्य वंश के पतन के बाद उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। तो उसमें हम शुंग, कणव, सातवाहन, वाकाटक, चोल, चेर, पांड्य, उनका जिक्र हम अगले वीडियोस में करेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक डिस्कशन है उसमें हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक, उसके बाद हम युद्ध के बारे में डिस्कशन करेंगे, साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे, नीतियों के बारे में बात करेंगे, अभिलेख और सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में बेसिक जानकारियां। तो देखिए, हमने सबसे पहले जो वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, यानी मौर्य शासकों के बारे में। तो मौर्य शासकों की पीढ़ी में सबसे पहले व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बारे में हमने एक अलग से वीडियो डिजाइन किया है जिसमें इनके गुरु चाणक्य के बारे में और चाणक्य की जो कॉलेज है तक्षशिला विश्वविद्यालय, उनके बारे में हमने भी काफी अच्छे से डिस्कशन किया है। तो आप उनको अच्छे से देखिएगा, उनमें आपको इनके बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी। तो मौर्य वंश का पहला शासक, या हम यूं कहें कि मौर्य वंश की स्थापना करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। जैन धर्म इस बात को बताता है कि मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो लेटर ऑन अंत समय में जब मगध पर अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज्यपाठ को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर और ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। संलेखना पद्धति एक जैन धर्म की मोक्ष प्राप्ति की पद्धति है जिसके बारे में हमने जैन धर्म में डिस्कशन किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य शासन में अगला जो शासक होता है बिंदुसार होता है, और बिंदुसार के बारे में ये कहा जाता है कि इनके समय में के जो तत्कालीन यवन शासक थे उनका इनसे काफी अच्छा रिलेशन था, क्योंकि इनके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका रिलेशन यूनानी साम्राज्य के शासकों से हो चुका था। सेल्यूकस निकेटर, जो अगर एक मायने में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर थे, तो वहीं से यवन राज्य से भारतीय शासकों का एक अच्छा सा रिलेशन स्थापित हो जाता है। तो बिंदुसार के समय यवन शासक इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ बिंदुसार जब राज कर रहे थे उस समय इनके दो पुत्र थे, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो अशोक को माना जाता है। तो बिंदुसार के बाद फिर हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में, और अशोक के बाद हमें इतिहास के हिसाब से अलग अलग शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें कुणाल और इसके साथ ही साथ दशरथ, इस प्रकार से 2-3 शासकों का नाम उल्लेखित होता है। और आखिरी मौर्य वंश के जो शासक हैं वो बृहद्रथ होंगे, जिनके बारे में हम चंद्रगुप्त मौर्य के चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं। तो मौर्य वंशावली में सम्राट अशोक तीसरे नंबर के राजा है। तो सम्राट अशोक के पिता होंगे बिंदुसार और दादा होंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इतना तो नहीं आएगा दादा वादा का, लेकिन फिर भी आप पिता के बारे में देखिए, याद रखिएगा बिंदुसार। और इनकी माता का नाम है सुभ्रदांगी। इतिहास में इनकी 2 पत्नियों का जिक्र होता है, जिसमें एक महादेवी और दूसरी कारुबाकी का जिक्र होता है। 269 ईसा पूर्व में बिंदुसार की डेथ के बाद ये राज सिंहासन पर बैठते हैं। तो 269 ये वो समय है जब सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर विराजमान होंगे, और 269 से 232 ईसा पूर्व तक हम यूं कह सकते हैं कि लगभग 37 साल तक ये मगध की गद्दी पर राजा बन के रहे। तो इनका शासनकाल ज्यादा बड़ा नहीं है, जितना एक सिकंदर महान का था उतना ही लगभग 1-2 साल ऊपर नीचे है। तो ये 269 इनके राज सिंहासन की तिथि है, 232 इनकी डेथ। तो इस प्रकार से ये बेसिक से बातें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनके नाम के बारे में, कि इनके नाम में अगर हम बात करें तो इतिहास में इनका नाम अशोक वर्धन में मिलता है। इसके अलावा अशोक मौर्य में मिलता है,
अशोक के नाम से भी इनका नाम मिलता है, और देवानाम पियदस्सी ये इनका एक ऑफिशियल नाम था, जो मोस्ट ऑफ अभिलेखों में इनका इस नाम के रूप में जिक्र हुआ है। तो सम्राट अशोक के ये 4 नाम, इनका उल्लेख हमको इनके अभिलेखों से प्राप्त होता है। अशोक वर्धन जो इनका नाम है, ये हमको पुराणों से प्राप्त होता है, जो गुप्त काल में जिनकी वास्तविक स्थिति सामने आई थी, तो वहां पर पुराणों में अशोक का जिक्र होता है। अशोक मौर्य का उल्लेख हमको जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त होता है कि जूनागढ़ अभिलेख में सम्राट अशोक ने जो जनता के लिए मैसेज खुदवाए थे, उस मैसेज के नीचे इन्होंने अपना नाम अशोक मौर्य के रूप में इंडिकेशन में दिया। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक की, कि सम्राट अशोक का नाम अशोक के रूप में किन किन अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो नेतुर, गुर्जरा, मास्की और उदयपुर, ये 4 स्थान हैं जहां से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों से सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेतुर, गुर्जरा, मास्की, उदयगोलम, जिसमें अगर हम बात करें मास्की और उदयगोलम, ये दोनों हमको कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं, और नेतुर भी कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, और ये मध्य प्रदेश के दांतिया जिले से प्राप्त हुआ है। तो ये 4 अभिलेखों से पता लगता है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक था। लेटर ऑन जब सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़े गए, इनकी खोज एक अलग अंग्रेज अधिकारी ने की थी, अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। और पढ़ने का श्रेय सबसे पहले 1837 को जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले यह कदम स्थापित किया कि जो खरोष्ट लिपि में अशोक का नाम मिलता है देवनाम पियदस्सी, वही सम्राट अशोक है, वही अशोक मौर्य है, और पुराणों में जिनका नाम अशोक वर्धन मिलता है। तो इस प्रकार से पुराणों में भी इनका नाम का जिक्र होता है, जूनागढ़ अभिलेख में भी इनके नाम का जिक्र होता है, और 4 ऐसे अभिलेख हैं जहां से इनका नाम अशोक के रूप में उल्लेखित होता है। और देवानाम पियदस्सी जितने भी इन्होंने अभिलेख खुदवाए थे, उन अभिलेखों में इन्होंने अपने आप को देवों के प्यारा के नाम से उल्लेख किया है, कि देवों के प्यारा मतलब अशोक, कि देवताओं का प्रिय देवानाम पियदस्सी। तो ये इनका ऑफिशियल नाम है, जो हर जगह से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक की जानकारी के बारे में बहुत सारे अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा पॉइंट था सम्राट अशोक के बारे में, बेसिक और इनके नाम के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे कि जब इन्होंने राज सिंहासन पर बैठ गए थे, तो इनके बाद राज सिंहासन पे बैठने के बाद इन्होंने अपने जीवन की केवल 2 ही लड़ाइयां लड़ी, और उन लड़ाइयों के बाद, जिसमें कलिंग दूसरी लड़ाई थी और पहली कश्मीर की लड़ाई थी, कलिंग युद्ध के बाद इनका जीवन इतना परिवर्तन हो जाता है कि ये अब युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं और धर्म की नीति का पालन करना शुरू कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि इनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। तो देखिए, सम्राट अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के बाद केवल 2 ही लड़ाइयां लड़ी, जिसमें एक तो कश्मीर का युद्ध था और नंबर 2 था कलिंग। जो कल्हण के राजतरंगिणी पुस्तक है, राजतरंगिणी पुस्तक से इस बात का पता लगता है कि कश्मीर का जो पहला राजा था उसका नाम अशोक है। और सम्राट अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर जो शहर है, इतिहास में इसका उल्लेखित होता है कि श्रीनगर को बसाने वाले सम्राट अशोक थे। इसके साथ ही साथ नेपाल में 2 शहर हैं, पाटन और देवपाटन, जिनका जिक्र हम विदेश नीति में करेंगे। तो उनको भी सम्राट अशोक ने उनकी स्थापना की थी। तो इस प्रकार से एक स्रोत हमको यहां से अलग प्राप्त होता है, कल्हण की पुस्तक, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, साथ ही साथ कंटेम्परेरी इंडियन हिस्ट्री का भी कुछ जिक्र किया गया है। तो कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का पहला शासक है सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक ने यहाँ पर श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। तो ये कश्मीर युद्ध के बाद आती है कहानी कलिंग की, 261 ईसा पूर्व। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि कलिंग कहां था। तो देखिए, अगर हम भारत के मैप के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये जो क्षेत्र था वो कलिंग का क्षेत्र था,
और ये पूरा एरिया जो था वो मगध का एरिया था। अभी हम जब साम्राज्य विस्तार में देखेंगे तो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य है वो लगभग 5 प्रांतों में बटा हुआ था, और उन 5 प्रांतों में एक कलिंग का भी जिक्र होता है कि कलिंग जो क्षेत्र था सम्राट अशोक के समय सफेद हाथियों के लिए फेमस था। और सम्राट अशोक के समय जो कलिंग के राजा थे उनका नाम है नंद राजा। और इस नंद राजा का हमें पता लगता है एक अभिलेख से, जिस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख को खुदवाने वाले जो शासक है उनका नाम है खारवेल। तो ये कलिंग का एक राजा है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इनका शासनकाल होगा, आगे पढ़ेंगे इसको। तो खारवेल ने एक अभिलेख खुदवाया था हाथी गुम्फा, और हाथी गुम्फा अभिलेख में यह स्पष्ट करवाया था कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करवाया था तब कलिंग का राजा नंद राजा था, और कलिंग सफेद हाथियों के लिए फेमस था। बस ये सफेद हाथियां ही वो वजह थी कि सम्राट अशोक ने अपनी सेना में सफेद हाथियों को भर्ती करने की प्लानिंग की, और इसी प्लानिंग के माध्यम से उन्होंने ये सोचा कि मैं कलिंग के सब लोगों का नरसंहार कर दूंगा, सब लोगों को मार दूंगा, और जितने भी सफेद हाथी हैं उनको अपनी सेना में जोड़ लूंगा, यानी अपनी सेना में शामिल कर लूंगा। इतिहासकारों में यह काफी डिबेट है कि कलिंग एक छोटा सा क्षेत्र था। अगर सम्राट अशोक चाहते तो कलिंग के शासक से ये कहलवा भेजते थे, भेज सकते थे कि मुझे सफेद हाथी चाहिए। तो नंद राजा जो थे वो सम्राट अशोक के डर की वजह से सारे के सारे हाथी दे सकते थे। दूसरे इतिहासकारों में मतभेद निकल के सामने आता है कि सम्राट अशोक अपने आसपास के क्षेत्र में डर पैदा करना चाहते थे, और इसी डर के लिए उन्होंने सबसे पहले जो शिकार बनाया वो कलिंग को बनाया कि कलिंग के जितनी भी जनता थी उनको मौत के घाट उतार दिया, और मौत के घाट उतारने के बाद जो वहां के सफेद हाथी थे उनको अपनी सेना में मिला लिया था। अब सम्राट अशोक जब ये वाली बात बार बार सोचता रहा तो उनके दिमाग में कई बार ये ख्याल आए कि मुझे इतने बड़े नरसंहार की क्या जरूरत थी, मैं चाहता तो सफेद हाथियों को मेरे ऑर्डर के माध्यम से शामिल कर सकता था। तो इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि सम्राट अशोक को जब ये बार बार दृश्य सामने आता तो वो कलिंग की तरफ 1-2 बार चले जाते थे। वो देखना चाहते थे कि कलिंग में कोई व्यक्ति जिंदा बचा है या नहीं बचा है, उससे मैं माफी मांग लूं कि मेरे से गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई। तो इस प्रकार से जब वो कलिंग की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मरे हुए उनको दृश्य नजर आते हैं। वो सीन इनके जीवन में बार बार रिमेंबर होता है। जब भी ये फ्री मूड में रहते तो उनको ये दोबारा से वो घटना रिकॉल हो जाती। तो अब इन्होंने ये ठाना कि ये ठीक नहीं है, और इस प्रकार से इनकी जो पॉलिसी थी भेरी घोष, भेरी घोष का मतलब शंख बजाना, इस पॉलिसी को इन्होंने चेंज किया और इसकी जगह इन्होंने एक नई पॉलिसी का अनुसरण किया, वो थी धम्म घोष। कि इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि आज के बाद मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला, और मैं एक ऐसे धर्म का मार्ग अनुसरण करूंगा जिसके माध्यम से अपनी प्रसिद्धि तो होगी और लोगों की भलाई करूंगा। इस प्रकार से इन्होंने इनके द्वारा लिखाए गए 13वें शिलालेख से इस बात का पता लगता है, अभी हम जिक्र करेंगे 13वें शिलालेख के या शिलालेखों के बारे में, कि 13वें शिलालेख से इस बात का पता लगता है कि सम्राट अशोक के जीवन का एक ऐसा युद्ध था कलिंग का। इस कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और हृदय परिवर्तन इतना हुआ कि इन्होंने अब भेरी घोष बिल्कुल ही बंद कर दिया। भेरी मतलब शंख, कि शंख बजा के युद्ध नहीं करेंगे, अब धर्म का पालन करेंगे। तो इस प्रकार से ये वाली जो कहानी हमको 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। तो कलिंग का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था सम्राट अशोक के जीवन को परिवर्तन करने के लिए। तो सम्राट अशोक का जीवन परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध से। अगर कलिंग युद्ध के बारे में हम बात करें तो कलिंग युद्ध की जानकारी हमको कई स्रोतों से मिल जाती है, क्यों फेमस था और कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। तो ये सम्राट अशोक के जीवन का ऐसा युद्ध था जिसके माध्यम से सम्राट अशोक राजा नहीं रहे, अब ये धार्मिक क्षेत्र में अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो अभी हम समझेंगे आगे कि किन धार्मिक गुरुओं ने सम्राट अशोक को अपने धर्म में जोड़ने की कोशिश की, और आखिरकार किस प्रकार से ये बौद्ध धर्म में ही दीक्षित हुए,
और इन्होंने अपना जीवन इस कलिंग युद्ध के बाद पूरे के पूरे बौद्ध धर्म में समर्पित कर दिया। और यहां तक कि भगवान बुद्ध से जुड़े जितने भी स्थल थे सब जगह ये यात्रा करते हैं, जो इनकी धार्मिक यात्राएं होंगी। और धार्मिक यात्राओं के माध्यम से ये उन स्थानों को टैक्स फ्री करेंगे। इसके साथ ही साथ अपने धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे अधिकारी नियुक्त करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे धर्म महापात्र वगैरह, तो उनका जिक्र आगे होगा। तो इस प्रकार से ये वो टाइम था जहां से सम्राट अशोक बिल्कुल चेंज हो जाता है और इनका जो साम्राज्य विस्तार था, अब वो साम्राज्य विस्तार धार्मिक पॉलिसी के माध्यम से बड़े क्षेत्र में विस्तारित हो जाता है। तो अब हम देखते हैं सबसे अगला पॉइंट जो आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, साम्राज्य विस्तार का। तो देखते हैं साम्राज्य विस्तार को। सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो बहुत ही बड़े क्षेत्र में साम्राज्य था। अगर हम साम्राज्य के बारे में बात करें तो इनके 5 मुख्य स्टेट थे, जिसमें अगर एक मैप की दृष्टि से अगर हम देखें तो तत्कालीन सम्राट अशोक का जो साम्राज्य क्षेत्र है वो इस प्रकार से हमको नजर आता है एंशिएंट हिस्ट्री टाइम में, कि इनका जो क्षेत्र था वो पूरे के पूरे 5 राज्यों में बटे हुए थे। और जो इनका सबसे उत्तर का राज्य था उसका नाम उत्तरापथ था। उत्तरापथ की जो राजधानी है उसका नाम है तक्षशिला। इसके बाद दक्षिणापथ की जो राजधानी है वो स्वर्णगिरी। अवंती का जो एक अलग प्रांत था उसकी राजधानी उज्जैनी। प्राची एक अलग राज्य था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। और कलिंग एक अलग राज्य हो गया था जिसकी राजधानी तोसली थी। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक का इन पूरे क्षेत्र पर अधिकार था। कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक के बारे में 2-3 बातें नई सामने आई, कि एक इतिहासकारों में इसमें भी काफी डिबेट है कि इतने बड़े क्षेत्र पर राजा जो राज कर रहे थे वो पहले अपनी कट्टरता के कारण फेमस थे, और जब उन्होंने धर्म को स्वीकारा तो उस धर्म को स्वीकार करने के लिए इन्होंने अपनी समस्त प्रजा को एक ही आदेश दिया कि मैं इस धर्म को आगे बढ़ाना चाहता हूं और मेरी ये मनसा है कि आप सभी लोग इस धर्म को स्वीकार करें। तो ऐसा माना जाता है कि लोगों ने डर के कारण भी इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। और तत्कालीन समय में जो बौद्ध धर्म था उसकी ख्याति इतनी बढ़ी कि ये भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी इसका संदेश प्रचार हो गए थे। तो इस प्रकार से ये इनका साम्राज्य विस्तार है। इसकी जानकारी हमको अलग अलग स्रोतों से मिलती है और यहां तक कि साम्राज्य विस्तार के बारे में ये जानकारी मिलती है कि यहां जो एक बंदरगाह है, ताम्रपर्णी जो राज्य था वो आज का सिंघल द्वीप या श्रीलंका है, वहां तक भी सम्राट अशोक का जो धर्म था पहुंच चुका था। इसके साथ ही साथ सम्राट अशोक के अभिलेखों में दक्षिण भारत के तमिल राज्यों का भी पता लगता है, लेकिन तमिल राज्यों में सम्राट अशोक का अधिकार नहीं था। ये स्वतंत्र थे, समुद्र के किनारे अपना राज्य चला रहे थे, जिसमें अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी की तरफ तो ये थे चोल साम्राज्य। इसके बाद अगर हम बात करें अरब सागर की तरफ तो ये था चेर साम्राज्य। और अगर हम बात करें हिंद महासागर या अरब सागर और बंगाली खाड़ी के बीच के क्षेत्र में ये था पांड्य वंश। तो दक्षिण भारत के इतिहास में हम इनके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। दक्षिण भारतीय इतिहास के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि चोल साम्राज्य में महत्वपूर्ण शासक कौन हुए, चेर साम्राज्य या हम कहेंगे केरल पुत्र, इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण जो शासक हुए, उसके साथ ही साथ पांड्य वंश। तो दक्षिण भारत के इतिहास जब विजयनगर साम्राज्य के आसपास के क्षेत्रों को हम पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल के बाद इनका बहुत अच्छा आविर्भाव होता है। तो अगले वीडियो में इनके बारे में आपको विस्तारित जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक का ये शासनकाल तो था ही था, इसके साथ इनके लिंक पड़ोसी यवन शासकों से भी थे। और जब इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत सारे संदेश वाहक अलग अलग क्षेत्रों में भेजे। और इनकी जो पॉलिसी है, पहली जो पॉलिसी वो प्रशासनिक पॉलिसी थी कि प्रशासन को चलाने के लिए इन्होंने अलग अलग जो ग्रुप चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही बढ़ चुके थे, अब ये पूरी तरीके से उन प्रशासनिक नीतियों का पालन करते आ रहे हैं। और अब इन्होंने जो नई नीति शुरू की है वो थी इनकी धार्मिक नीति। धार्मिक नीति इनकी 2 प्रकार की नीति थी, जिसमें एक तो हम कहेंगे आंतरिक नीति कि अपने राज्यों को संभालने की जो नीति थी धर्म की व्यवस्था पर, और एक थी विदेश नीति, यानी हम यूं कह सकते हैं कि यवन राजा, इसके साथ ही
भारत से बाहर के जो शासक थे उनका भी सम्राट अशोक से बहुत अच्छा रिलेशंस था। तो अब हम देखते हैं सम्राट अशोक की धार्मिक नीतियों के बारे में। अशोक मौर्य ने जो अपने शासनकाल में धर्म को इतना बढ़ावा दिया, इसके साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारियां बनी कि धर्म को संभालने के लिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मैसेंजर्स अपॉइंट किए और साथ ही साथ धर्म का पूरी तरीके से पालन हो। उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे धर्म के अधिकारियों का पद बनाया, जिसमें अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो धार्मिक अधिकारी थे जिनका सम्राट अशोक ने पद सृजित किया था। तो ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य में अगर हम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो ये मौर्य साम्राज्य का वो क्षेत्र था जो हम स्पेशली रिलीजन को लेकर पढ़ रहे हैं। सम्राट अशोक के लिंक 5 यवन राजाओं से भी थे, यानी यूं कहा जाता है कि इन्होंने जो ग्रीक शासक थे उन ग्रीक शासकों के क्षेत्र से भी अपने रिश्ते अच्छे से बनाए रखे थे और उन 5 यवन राज्यों में शासकों के नाम कई बार परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, तो इनमें भी आप गौर करते हैं, हम सभी को पढ़ते हैं। तो एक तो है मैसिडोन, यवन देश मैसिडोन, जहां सिकंदर का जन्म हुआ था। सिकंदर के बाद जो राजा बने वो एंटीगोनस थे। तो ये एंटीगोनस के समय, या हम यूं कहें कि अशोक मौर्य के संबंध एंटीगोनस से भी बहुत अच्छे संबंध थे। मैसिडोन के पास दूसरा क्षेत्र है एपिरस, और एपिरस के जो राजा हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर एपायरस। तो इनके भी संबंध अशोक मौर्य से ठीक थे। इसके बाद साइरिन के जो राजा हैं मग, उनके भी अच्छे रिलेशन थे। सीरिया के जो राजा हैं एंटीयोकस सेकंड, इनसे भी अशोक मौर्य के संबंध ठीक मात्रा में थे। और मिस्र के जो राजा हैं तुर्मे या टॉलमी सेकंड, तो ये 5 यवन शासक हैं जिनको मैंने ज्योग्राफिकली लोकेशन के हिसाब से इंडिकेशन कर दिया है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के उत्तर और पूर्व में स्थित होगा। टर्की, जिसको आज हम कहेंगे, टर्की का ये पूरा क्षेत्र होगा। इसके बाद हम इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में जो मिस्र है, मिस्र के राजा टॉलमी। इसके बाद जो सीरिया है, इराक ईरान के पास का क्षेत्र, तो ये सीरिया के शासक एंटीयोकस। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के हिसाब से क्षेत्र हैं। ये उस समय अशोक मौर्य के समय पूरे के पूरे यवन शासक थे और इन यवन शासकों के बारे में सम्राट अशोक के साम्राज्य में इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि सम्राट अशोक के संबंध यहां से बहुत अच्छे थे। तो सम्राट अशोक की विदेश नीति काफी अच्छी मात्रा में सुदृढ़ थी। इसके साथ अगर हम बात करें इंटरनल धार्मिक नीति की, सम्राट अशोक का आंतरिक जो नीति थी धर्म को लेकर वो किस प्रकार से थी, तो सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के या अपने क्षेत्र के सभी एरियाज में धर्म के लिए लोगों को अपॉइंट किए और उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की शिक्षा देना था, धर्म का प्रचार करना था। उनमें अगर हम बात करें तो यवन देश जो थे, यवन देशों में मैसेंजर के रूप में इन्होंने अपॉइंट किया, उस व्यक्ति का नाम था महारक्षित। तो महारक्षित इनका एक मैसेंजर है जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए यवन देशों में गया था। इसके बाद हम बात करें कि कांधार रीजन और कश्मीर, ये 2 क्षेत्र मज्जंतिक को सौंपे कि इन दोनों क्षेत्रों में जो धार्मिक प्रचार का काम रहेगा वो मज्जंतिक का रहेगा। उसी प्रकार से हिमाचल में जो मैसेंजर के रूप में अपॉइंट किया उसका नाम मज्जिम था। नेपाल के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो नेपाल के क्षेत्रों में अशोक को भेजा। ध्यान रखिए अशोक खुद नहीं है, एक दूसरा व्यक्ति है जिसको इन्होंने मैसेंजर के रूप में अपॉइंट करके नेपाल भेजा था। महाराष्ट्र वाले रीजन की अगर हम बात करें तो धर्म रक्षित नामक एक व्यक्ति को धर्म के प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र में भेजा और महादेव नामक व्यक्ति को इन्होंने महिष मंडल, जो आज का मैसूर कर्नाटक वाला रीजन है, वहां पर इन्होंने महादेव को भेजा। और भारत के बाहर जो द्वीप था, अभी हमने पढ़ा सिंगल द्वीप पर इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म के मैसेंजर बनाकर भारत की धरती से बाहर में भेजा था। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो इनके समय बौद्ध धर्म का मसला चल रहा था, ये बौद्ध धर्म अब भारत में नहीं, भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में भी जाने लग गया था। और जब सम्राट अशोक के जब इनके रिलेशंस यवन शासकों से थे ठीक ठाक मात्रा में, भारत के पड़ोसी राज्यों से होने लगे, द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्रों से होने लगे,
तो बौद्ध धर्म की जो संस्कृति थी वो संस्कृति भारत के बाहर के क्षेत्रों में धीरे धीरे फैल गई थी। और प्राचीन भारत में जो रेशम मार्ग था, जो चीन से प्रारंभ होकर और भारत के इस क्षेत्र से गुजरकर यह सीधा मध्य एशिया क्रॉस करते हुए यूनान तक जाता था, या हम यूं कहें कि भूमध्य सागर तक जाता था। यह भी वो रास्ता था रेशम मार्ग का, सिल्क रूट का, जिसमें बौद्ध धर्मावलंबी जब अपनी संस्कृति को दूसरे राज्यों में पहुंचा रहे थे, दूसरे क्षेत्रों में पहुंचा रहे थे, तो इस रूट के माध्यम से भी बहुत अधिक मात्रा में बौद्ध धर्म प्रचारक भारत की धरती से बाहर पहुंचे। और यहां तक कि जिन व्यापारियों ने इस रास्ते का अनुसरण किया उनका संपर्क इस क्षेत्र से हुआ, और ये वो क्षेत्र था तक्षशिला, जिसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो डिस्कशन किया है कि तक्षशिला एक वो क्षेत्र था जो इस सिल्क रूट के रास्ते में पड़ता था। तो सिल्क रूट के रास्ते में जो भी व्यापारी यहां से निकलते थे, यहाँ की संस्कृति से परिचित होते थे, और भारत का एक मेन क्षेत्र था तक्षशिला, जो उस समय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। इसी रीजन से सबसे पहले भारत में बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, और यही मूर्ति भारत में तो इनका प्रसार हुआ ही, इसके साथ साथ ये भारत के आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल चुका था। और मौर्य शासकों के समय ये बौद्ध धर्म अपनी उन्नति के पद से भी काफी ऊपर पहुंच चुका था, और धीरे धीरे ये अब दुनिया के धर्म में भी इनका सामंजस्य होने लग गया था। तो हम यूं कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ था, वो अशोक के समय प्राप्त हुआ था, कि अब भारत की धरती से भी बाहर बौद्ध धर्म फैल चुका था। तो इनकी धार्मिक नीतियों में हमने एक चीज तो समझा कि इन्होंने बहुत सारे धार्मिक मैसेंजर अपॉइंट किए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति को भेजा, और इनका मुख्य उद्देश्य, उन जो काम था वो धर्म का प्रचार करना था। तो अब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार वो कौन सा धर्म था जिसने अशोक मौर्य को इतना प्रभावित किया, और ऐसे कौन कौन से गुरु थे जिन्होंने सम्राट अशोक को आखिरकार बौद्ध बना दिया था। अशोक मौर्य के बारे में ये कहा जाता है कि अशोक मौर्य पहले सनातन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे, और जब उन्होंने कलिंग के युद्ध को लड़ा, तो कलिंग के युद्ध के लड़ने से पहले भी एक दो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने प्रयास किया कि सम्राट अशोक हमारे धर्म को स्वीकार करें। तो जब ये शासनकाल के चौथे वर्ष में थे, यानी राजा बने हुए इनको 4 साल ही हुआ था, उसी समय एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है निग्रोथ, ये सबसे पहले सम्राट अशोक के दरबार में पहुंचे और अशोक को धर्म के बारे में दीक्षित करने का प्रयास किया, अपने धर्म की विशेषताओं को बताया। लेकिन इनकी बातों को सम्राट अशोक ने सुना तो सही, लेकिन पूरी तरीके से बौद्ध नहीं बने थे। इसके बाद जो मोगलीपुत्र तिष्य हैं, ये वो बौद्ध भिक्षु है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पहले राजा हुआ करते थे, और जब इन्होंने राजपाट छोड़कर पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो जब ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और इसी समय कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, तो कलिंग के युद्ध को लड़ने के बाद सम्राट अशोक एक ऐसे धर्म की तलाश में थे कि अब वो चाहते थे कि मैं अब धार्मिक रास्ते का पालन करूंगा, लेकिन धर्म कौन सा हो। इसी कंट्रोवर्सी में जब मोगलीपुत्र तिष्य से उनका सामना हुआ, तो इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में सभी अच्छाइयों को बताया, और तत्कालीन समय में बौद्ध धर्म की ख्याति को बताया, और बौद्ध धर्म के पुराने ऐतिहासिक उनके वचन सिद्धांत सब बातों को डिटेल से बताया। और इनकी बातों से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो बहुत अच्छा सवाल बनता है कि वो मौर्य शासक कौन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो सम्राट अशोक। और यदि सवाल बनता है कि वो मौर्य शासक कौन थे जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया, तो वो होंगे चंद्रगुप्त मौर्य। दिव्यप्रदान और हिंसांग के विवरणों से पता लगता है, ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है, और ये हिंसांग जो चीनी यात्री हैं, गौतम बुद्ध के धर्म का इतना सारा वर्चस्व हो गया था भारत के पड़ोसी देशों में कि उस गौतम बुद्ध की जानकारी के लिए समय समय पर चीनी यात्री भारत में आए, जिनमें हिंसांग, फाहियान और इत्सिंग का इतिहास में जिक्र मिलता है। इनके अनुसार ये था कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में जो चेंज किया था, बौद्ध धर्म को अपनाने की सलाह दी थी, वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। तो ध्यान रखिए, अगर सवाल बनता है किसी स्पेशली व्यक्ति को लेकर, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा। और यदि सवाल बनता है कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में
दीक्षित किया। अगर तीनों ऑप्शन आते हैं तो तीनों ठीक हैं, और यदि तीनों ऑप्शन नहीं आते हैं और अगर पॉइंट के हिसाब से या किसी फैक्ट के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें आंसर इस प्रकार से रखेंगे। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक के द्वारा जो धर्म स्वीकार किया वो बौद्ध धर्म था। तो अब कहानी शुरू होती है गौतम बुद्ध की। सम्राट अशोक का धर्म है बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध से जुड़े जितने भी स्थान थे वो सारे के सारे गौतम बुद्ध के जुड़े हुए स्थान धार्मिक स्थान हो जाएंगे किसके? बौद्ध धर्म के। तो अब सम्राट अशोक क्या करेगा? सारी धार्मिक यात्राएं करेगा। धार्मिक यात्रा मतलब गौतम बुद्ध से जुड़े स्थानों की यात्रा करेगा। जिन जिन क्षेत्रों में ये अपना यानी धर्म का अनुयायी बनकर जाता है तो वहां पर एक अपनी छाप भी छोड़ आता है और साथ ही साथ उन क्षेत्रों को टैक्स फ्री भी कराता है। ये इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि अब सम्राट अशोक पूरी तरीके से धर्म के रूप में बदल चुका था। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से सम्राट अशोक की धार्मिक यात्राएं थी। तो एक अंग्रेज इतिहासकार बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उनका दायित्व बना कि वो जितने भी गौतम बुद्ध से जुड़े हुए स्थान हैं सबकी यात्रा करें। तो उनकी धार्मिक यात्रा शुरू होती है। इतिहासकार डॉक्टर स्मिथ के अनुसार वो बताते हैं कि सम्राट अशोक ने सबसे पहले गया की यात्रा की। अब देखिए ये वो स्थान है सारे के सारे जिनका संबंध गौतम बुद्ध से किसी न किसी रूप में रहा है, प्रत्यक्ष रूप से। इसमें अगर हम बेसिक सी बात करें तो जो लुम्बिनी है, ये लुम्बिनी आज नेपाल में है। यहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें कपिलवस्तु की तो कपिलवस्तु वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध का पालन पोषण हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें सारनाथ तो ये वो स्थान था जब गौतम बुद्ध ने पहली बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश ये सारनाथ में दिए। इसके बाद श्रावस्ती, ये श्रावस्ती वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। और इसके बाद गया, गया वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और कुशीनगर जहां गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये सारे के सारे वो स्थान हैं जहां जो गौतम बुद्ध से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। देखिए परीक्षाओं में कई बार सवाल आ जाते हैं, यूपीएससी में भी एक दो बार सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किन स्थानों का संबंध गौतम बुद्ध से था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि इनको गौतम बुद्ध के समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती थी। तो गौतम बुद्ध से जुड़ा जो मगध साम्राज्य के सबसे निकट का क्षेत्र था वो था गया। डॉक्टर स्मिथ इस बात को बताते हैं कि अपने शासन काल के 10वें वर्ष में, क्योंकि 8वें 9वें वर्ष में तो इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसके बाद इन्होंने धर्म के बारे में कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट किया कि कौन सा धर्म ठीक रहेगा, और आखिरकार जब इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था तो अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सबसे पहले गया पहुंचे। गया वो स्थान था जहां गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बौद्ध गया के नाम से फेमस स्थान था। जब ये यहां गए तो अब एक राजा गौतम बुद्ध से जुड़े स्थानों की यात्रा कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्राएं थी। तो इनकी पहली यात्रा शुरू होती गया से। गया के बाद जो नजदीक स्थान था कुशीनगर, जहां गौतम बुद्ध ने अपना निर्वाण प्राप्त किया था लगभग 80 वर्ष की उम्र में। तो कुशीनगर यहां से निकलकर ये कुशीनगर पहुंचे। इसके बाद लेटर ऑन लुम्बिनी पहुंचे जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी के पास कपिलवस्तु था जहां इनके पिता सिद्धार्थ वहां के राजा इनके पिता जो शुद्धोधन थे वहां के राजा थे, वहीं इनका पालन पोषण हुआ था कपिलवस्तु में। इसके बाद सारनाथ वो स्थान था जहां पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उपदेश दिए, और उसके बाद श्रावस्ती सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने यही दिए। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे वो स्थान थे जहां गौतम बुद्ध ने कोई न कोई विशेष कार्य किया था, और ये सारे के सारे धार्मिक स्थान माने जाते थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के धर्म का अनुसरण किया था।
तो 10वें वर्ष में गया की यात्रा और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। इसके अलावा जो और यात्राएं थी उनका क्रम ठीक इस प्रकार से है। यदि परीक्षाओं में सवाल बनता है कि सम्राट अशोक के द्वारा की गई धार्मिक यात्राएं किस प्रकार से हैं, तो सबसे पहले गया, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। तो इस प्रकार से आप उस आंसर को टिक लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये अब जो खास यात्राएं हो रही थी वो एक राज शासन में लिखी जा रही थी, और अब इन्होंने क्या किया कि इन क्षेत्रों में जाकर जो सबसे ज्यादा खास स्थान है जैसे लुम्बिनी है, तो लुम्बिनी में जब ये पहुंचे तो इनको पता लगा कि यहां तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। तो इन्होंने क्या किया कि लुम्बिनी वाले क्षेत्र में जो टैक्स लग रहा था उस टैक्स को घटाकर एक नाम मात्र का टैक्स जारी कर दिया, और वो लगभग 1/8 भाग पर लिया जाता था। जो टैक्स 1/4 भाग पर लिया जाने वाला था अब वो 1/8 भाग पर लिया जा रहा है। कहां से? लुम्बिनी से। तो इस प्रकार से ये इंडिकेशन देता है कि अशोक मौर्य धार्मिक क्षेत्र की यात्राओं पर भी टैक्स लगाते थे, लेकिन वो एक नगण्य था, बहुत ही कम मात्रा में था। इसके बाद हम समझते हैं कि इन्होंने कि कौन कौन से अधिकारियों को अपॉइंट किया जिन्होंने इनके धर्म को बचाने में पूरा योगदान दिया। तो देखते हैं धार्मिक अधिकारियों के बारे में। जब गौतम बुद्ध के धर्म को पूरी तरीके से सम्राट अशोक ने स्वीकार कर लिया था तो इन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए या धर्म की और अच्छी उन्नति के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, और उनमें हम खास अधिकारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 3रे और 7वें स्तंभ लेख से इस बात का पता लगता है कि सम्राट अशोक ने युक्त नाम के अधिकारी, रज्जुक या राजुक नाम के अधिकारी और प्रादेशिक, ये तीनों अधिकारियों को स्पेशली धर्म के लिए अपॉइंट किया था। इनका मुख्य कार्य क्या होता था कि ये जनता के बीच जाएं, प्रचार करें और उपदेश दें। प्रत्येक 5 साल में उस क्षेत्र का दौरा करें और रिव्यू ले वहां का कि किस प्रकार से धर्म आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। जनता के बीच जाकर जो उनके सामाजिक कार्य, सामान्य कार्य, उनको भी धर्म के हिसाब से एडजस्ट करवाएं। तो सामान्य कार्यों के बीच भी अब धर्म आ गया था। तो इस प्रकार से ये वो अधिकारी थे जिनको धर्म के लिए स्पेशली अपॉइंट किया था। जो राजुक अधिकारी था वो आज वर्तमान एक आईएएस अधिकारी की तरह भूमिका निभाता था, जिसके पास पूरे प्रशासन का ब्यौरा होता था। तो ये अधिकारी जब पूरे क्षेत्रों में अपने धर्म को बचाने के लिए, प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए, सामान्य लोगों की निगरानी रखने के लिए जब अपॉइंट किए जाते थे, तो अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अशोक के धर्म से अछूता रहे। लोगों के द्वारा अशोक का धर्म स्वीकार करने की 2 खास वजह थी। एक, उन्होंने हर जगह क्षेत्र में अधिकारी अपॉइंट कर दिए थे, और दूसरा सम्राट अशोक का डर। क्योंकि सम्राट अशोक की जो छवि थी कलिंग युद्ध के बाद थोड़ी सी भयानक सी सामने आ गई थी सब लोगों के सामने, कि यदि किसी ने धर्म स्वीकार नहीं किया तो उसके साथ भी वही असर होगा जो कलिंग की जनता के साथ हुआ था। तो इस प्रकार से अब ये जो मांजरा था धर्म का, वो कुछ डर की वजह से और कुछ लोगों के सामान्य प्रशासन की वजह से अब डे टू डे ये लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गया था। क्योंकि अधिकारी लोग हर 5 साल में दौरा करते, सामान्य लोगों से धर्म की बात करते। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक का धर्म अब कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा था, और गौतम बुद्ध का धर्म एक उन्नति के पथ पर सामने आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्तंभ लेख या शिलालेख हैं जहां से धर्म को लेकर सम्राट अशोक ने कौन कौन से संदेश दिए जो आज तक मौजूद हैं। सम्राट अशोक का मौर्य वंश तो खत्म हो गया, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो धार्मिक आदेश हैं वो अभिलेखों के माध्यम से बचे रहे, और जितने भी दुनिया के धर्म हैं उन सारे धर्मों में अपना स्थान जमाए बैठे हैं। तो देखते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन से मैसेज दिए गए थे। मौर्य शासक अशोक ने जो धार्मिक सिद्धांत दिए उनसे पहले हम एक बात पर डिस्कस करेंगे कि इनकी जो धार्मिक नीति किस प्रकार से रही। तो इनकी धार्मिक नीति को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक आंतरिक नीति जो इनके राज्य तक सीमित थी, और एक बाहरी नीति कि जो बाहर के राज्य थे उनसे इनके किस प्रकार के संबंध थे धर्म को लेकर। तो जिस प्रकार से कलिंग के युद्ध के बाद जब मौर्य शासक अशोक ने अपने धर्म को, यानी गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लिया था, तभी से इन्होंने दान देना शुरू कर दिया था।
धार्मिक जो गौतम बुद्ध से जुड़े स्थान थे उनकी यात्रा करना शुरू कर दिया था। और यहां तक कि जो तृतीय बौद्ध संगति बुलाई गई थी वो गौतम बुद्ध ने सम्राट अशोक के समय ही बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में बुलाई गई और तृतीय बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र थे। इस समय जो कार्य हुआ वो पुराने टाइम की जो संगतियां हैं उनमें जो सुत्त पीटक और विनय पीटक दो पीटक बन चुके थे। मौर्य शासक अशोक ने उनका दोबारा संकलन करवाया और साथ ही साथ गौतम बुद्ध के धर्म को एक फिलॉसफी की नजर से और बनवाया, यानी धार्मिक विवेचन के आधार पर बनवाया। इस प्रकार से 3 पीटक बने, सुत्त और विनय पीटक तो पहले से विद्यमान थे और एक अब नया पीटक सामने आया, उसका नाम था अभिधम पीटक। तो अभिधम पीटक के रचनाकार मोगलीपुत्र थे। इस प्रकार से ये तीनों पीटक मिलकर बने त्रिपीटक ग्रंथ। दरअसल त्रिपीटक, देखिए ये जो साहित्य था, बौद्ध साहित्य था, ये पाली भाषा में लिखा गया। और पाली भाषा कौन सी थी इसके बारे में हम समझते हैं। पाली शब्द से क्लियर हो रहा है कि पलने वाली भाषा। दरअसल ये तत्कालीन समय की प्राकृत भाषा थी और गौतम बुद्ध के अवशेषों को बचाने के लिए जो बांस की पेटियों में, या फिर हम यूं कहें कि लकड़ी की पेटियों में ताड़ के पत्तों पर जो लिपि लिखी गई थी इनके मध्य, ये प्राकृत भाषा की लिपि थी जिनमें कुछ संस्कृत शब्दों का भी उपयोग किया गया था। और इस प्रकार से उस पेटी में पलने वाली जो भाषा थी वो आने वाले टाइम पे बनी पाली भाषा। तो जितने भी बौद्ध साहित्य थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। तो त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध भी वही पाली भाषा से होगा, क्योंकि जब अशोक के अभिलेखों को खोजा गया तो उन ताड़ के पत्रों पर सबसे पहले अर्थशास्त्र का पता लगा, उसके बाद लेटर ऑन मौर्य शासकों के बारे में पता लगा। तो उस डिब्बे के अंदर जो ताड़ के पत्रों पर लिखी गई जो लिपि थी वही थी पाली भाषा। तो अब भाषाओं के क्षेत्र में एक नई भाषा का आविर्भाव हुआ, जो पहले संस्कृत भाषा थी, उसके बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अब पाली। इसके बाद भाषाओं का एक नया जोर शुरू होता है, क्षेत्रीय स्तर पर भी भाषाओं का आविर्भाव होता है और उसके बाद अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी और आज वर्तमान हिंदी का स्वरूप सामने आता है। इन भाषाओं से और भी कई क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति देखने को मिली हमें, जैसे अगर हम बात करें मराठी साइड, सौसैनी, प्राकृत वगैरह, तो वो इन भाषाओं की श्रेणी में ही आगे आके बढ़ी। तो त्रिपिटक ग्रंथ की रचना तृतीय बौद्ध संगति में हुई और तृतीय बौद्ध संगति 250-51 ईसा पूर्व को सम्राट अशोक के समय बुलाई गई थी और इस प्रकार से ये एक बौद्ध धर्म का नया विस्तारित रूप था। इसके बाद प्रचार करना शुरू कर दिया था सम्राट अशोक ने कि अपने आसपास के क्षेत्र में गौतम बुद्ध के जितने भी मैसेज थे उनके लिए अलग अलग व्यक्तियों को अपॉइंट किया। तो ये काम कलिंग युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया था। आंतरिक नीतियों में इन्होंने सबसे पहले बताया कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, यानी इस बात से पता लगता है कि सम्राट अशोक का सिद्धांत अब पितृसत्तात्मक आ चुका है, यानी पितृ सिद्धांत कि अब ये पिता बन चुके हैं सारे प्रजा के। अब पूरी प्रजा के सुख और दुख का भागीदार कौन होगा? सम्राट अशोक रहेगा। तो समस्त प्रजा मेरी संतान है, इसका उल्लेख हमको मिलता है धौली शिलालेख से, और धौली शिलालेख सम्राट अशोक का प्रथम पृथक शिलालेख है। इसके बाद इन्होंने बताया कि कोई भी पशु पर बलि नहीं दी जाएगी, तो पशु बलि पर रोक लगाएगी। और इन्होंने बताया कि जो भी खर्चीले समारोह किए जाते हैं उन पर भी अब प्रतिबंध लगाया जाएगा और उन खर्चीले समारोहों से जो राशि बचेगी वो गरीबों के कल्याण के लिए दे दी जाएगी। इन्होंने महावीर स्वामी के उपदेश जो पहले चले आ रहे थे, जीवो और जीने दो, इस नीति का भी पालन किया और इसको भी आगे बढ़ाया कि संसार के समस्त जीवों को जीने का अधिकार है। और यहां तक कि इन्होंने अपने जो राज्य क्षेत्र था, या कहें कि इनके जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वहां भी जो मांस का सेवन होता था, पहले वहां पर बहुत अधिक मात्रा में होता था, अब उसको कम करके बहुत ही कम कर दिया था। तो इस प्रकार से ये नए सिद्धांत गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने के बाद इनकी इंटरनल पॉलिसी में देखने को मिले। तो ये गौतम बुद्ध के धर्म से ही इन्होंने सीखा और फिर इन समस्त सिद्धांतों को इन्होंने ईरानी शासकों की श्रेणी, यानी ईरानी शासकों से सीखकर
पत्थरों पर मैसेज लिखवाकर उसको भारतीय इतिहास में छोड़ दिया, और वही अभिलेख भारतीय इतिहास में इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत निकलकर सामने आते हैं। तो ये इनकी आंतरिक पॉलिसी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें बाहरी पॉलिसी का, तो इनके समय के तत्कालीन जो पड़ोसी राज्य थे, उन पड़ोसी राज्यों से इनका रिश्ता मधुर था, और मधुर संबंध की चर्चा हमको इनके अभिलेखों के माध्यम से देखने को मिलती है, क्योंकि इन्होंने जो यवन शासकों में, यवन राज्यों में जो अपने मैसेंजर को भेजा, तो वहां भेजने का तात्पर्य यही निकलता है कि इनके रिश्ते अच्छे थे, इसलिए इन्होंने अपना धर्म का दूत पड़ोसी मुल्कों तक भेज दिया था। उसके एक दो कारण और देखे जा सकते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक इतना ताकतवर था, तो शायद ये माना जा सकता है कि जो यवन शासक थे वो इनकी पावर को देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, और इनके डर की वजह से इन्होंने जैसा उस समय कंटेम्परेरी टाइम पे करना चाहा, सबने उसको अनुमति दी। तो एक इनकी पावर का भी इंडिकेशन मिलता है। दूसरी बात सहिष्णुता, कि एक राजा अपने राजपाट को छोड़कर पूरी तरीके से धर्म में लिप्त हो गया है, और दूसरी बात बंधुता, कि जो भाईचारे की जो भावना सम्राट अशोक के मन में जो निकलकर बाहर आ रही थी, अभिलेखों के माध्यम से उसका पता लग रहा था। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो सम्राट अशोक के विदेश नीति का मुख्य पॉइंट माने जा सकते हैं। इसके अलावा 5 जो यवन राज्य जो तमिल राज्य थे साउथ इंडिया के, चोल, चेर और पांडे, वहां भी इनके रिश्ते काफी अच्छी मात्रा में ठीक थे। तो हम यूं कह सकते हैं कि आंतरिक नीति तो इनकी अच्छी थी ही थी, कि सब लोगों के अनुरूप ये कार्य कर रही थी, और बाहरी नीति भी कहीं न कहीं मात्रा में इनका वर्चस्व को बढ़ाने में कामयाब रही। सम्राट अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए, उन अभिलेखों में अलग अलग स्थानों पर इन्होंने अलग अलग तरीके के मैसेज दिए। तो वो मैसेज कौन कौन से थे, सबसे पहले हम इनके धर्म के माध्यम से समझते हैं कि दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धर्म को लेकर इन्होंने क्या लिखा, जूनागढ़ के अभिलेख में क्या मिलता है, ब्रह्मगिरी के अभिलेख में क्या मिलता है। तो आइए देखते हैं उनके बारे में भी। सम्राट अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ ऐसे संदेश लिखवाए जो जनता के नैतिक उत्थान के लिए वो जरूरी बने आने वाले टाइम पे। और जो मैसेज सम्राट अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से खुदवाए, वो अभिलेख आज भी किसी न किसी रूप में कि दुनिया के सभी धर्मों में मौजूद हैं। तो देखिए, सम्राट अशोक का जो धर्म था, उस धर्म के बारे में जो अभिलेखीय साक्ष्य वो किस बात को बताते हैं कि उनका दूसरा और जो 7वां स्तंभ लेख है, इन दोनों में धर्म के गुणों के बारे में चर्चा मिलती है, जिसमें ये बताते हैं कि साधुता का भाव, यानी एक धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति हमेशा साधुओं के जैसा विचार विमर्श या व्यवहार का होना चाहिए। उसकी वाणी बहुत ही मीठी होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए, वाणी में कर्कशता नहीं होनी चाहिए। पवित्रता, वो पवित्र रहे और अपने ईमानदारी के कार्यों में महत्वपूर्ण भागीदार निभाए। सत्यवादिता, वो सत्य बोलने वाला होना चाहिए, और उसकी प्रकृति में यानी मानवीय प्रकृति में वो दान का भी वो महत्वपूर्ण कार्य करे, यानी जो उससे दान के क्षेत्र में कार्य हो दान भी करे। उसके मन में दया का भाव हमेशा मौजूद रहे कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। उसी प्रकार से उसकी सोच अधिक से अधिक लोगों के कल्याण को लेकर रहे, और कम से कम जितना संभव हो वो कम से कम पाप करें। तो ये वाले जो धर्म के गुण हैं, ये सारे गुण आज भी दुनिया के सभी धर्मों में विद्यमान हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि अशोक का धर्म आज भी प्रासंगिक है, यानी आज भी उतनी कीमत रखता है जो अशोक के समय के रखता था। तो ये धर्म के गुण थे। इसके बाद गिरनार अभिलेख से पता लगता है कि जिस प्रकार से एक मनुष्य के स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके लिए चिकित्सा सुविधा होती है, तो ठीक उसी प्रकार से यदि किसी पशु या पक्षी बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए भी चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक ने यह नया काम शुरू किया था कि मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा सुविधा शुरू की गई, चिकित्सा सुविधा लागू की गई। ब्रह्मगिरी शिलालेख से इस बात का पता लगता है कि जिस प्रकार से एक गुरु पूरी तरीके से शिष्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है ज्ञान देने के लिए, ठीक उसी प्रकार से वो शिष्य भी हमेशा अपने जीवन में गुरु का आदर रखे। तो ये सामान्य जनता के नियम थे।
जो कि उन्होंने मैसेज के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाए। उनके तीसरा शिलालेख से पता लगता है कि वो एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स व्यक्ति भी थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को समझते थे। उन्होंने कहा कि अल्प व्यय, जितना हो सके कम से कम खर्च करो, अल्प संग्रह कि कम से कम इकट्ठा करो। यदि आप ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो आप ज्यादा खर्च करेंगे। तो उन्होंने ये सीधा मैसेज दिया कि आवश्यकता के हिसाब से, यानी ये बात कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के सिद्धांतों का अनुसरण है, क्योंकि उन्होंने भी इस बात के बारे में चर्चा की थी कि धन का संचय मत करो, क्योंकि धन एक सामाजिक बुराई है और इसी के माध्यम से फिर आने वाले टाइम पे जो मतभेद की स्थिति समाज के वर्णों में उभर के सामने आती है। तो इन्होंने कहा कि अल्प संग्रह, कम से कम संग्रह करो, जितना कम संग्रह करोगे, इकट्ठा करोगे, उतना ही आप खर्च कर पाएंगे। यानी जितना कम इकट्ठा होगा उतनी ही कम मात्रा में वो खर्च होगा। धर्म की प्रगति में, कि धर्म आपका अच्छे से बढ़ रहा है, धर्म की प्रगति में कुछ बाधक है, कुछ बाधा सामने आती है और वो बाधकों को उन्होंने पाप माना है कि उनसे आप बचिए, जैसे चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या। ये वो पॉइंट्स हैं जो धर्म की प्रगति में आपके बाधक पाप हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने धर्म के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई कि दुनिया के सभी धर्मों का जब जन्म हुआ लेटर ऑन टाइम पे, तो ये सारी बातें उन धर्मों में समाहित हो गई थी। ये बातें पुराने टाइम पे जो जैन और बौद्ध धर्म में चली आ रही थी, सम्राट अशोक ने इन धर्मों को, इन बातों को और विस्तारित रूप से इनका डिस्कशन किया और सामान्य जनता तक अधिकारियों के माध्यम से इनको पहुंचाया। इनके देखभाल करने के लिए सबको अपॉइंट किया, बार बार से उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया और इस प्रकार से अशोक मौर्य के प्रशासन में सभी जनता ने इन धर्मों का पूरी तरीके से पालन किया। तो सम्राट अशोक के धर्म के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। तो आइए हम देखते हैं कि अभिलेखों के माध्यम से सम्राट अशोक का जो साम्राज्य विस्तार था वो किस प्रकार से भारत के एक बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था। मौर्य शासक सम्राट अशोक के बारे में, धर्म के बारे में काफी सारी बातें की हमने। इसके बाद हम बात करते हैं सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार की अभिलेख उनके भारत के सभी एरियाज में पाए और उन अभिलेखों से पता लगता है कि मौर्य शासक उस समय के कितने धार्मिक व्यक्ति थे और सभी जगहों पर उन्होंने सभी जो उस समय की तत्कालीन लैंग्वेज थी, भाषाएं थी, स्क्रिप्ट थी, उनके माध्यम से जनता को संबोधित किया। तो ये पूरा का पूरा जो नक्शा है वो उन क्षेत्रों के बारे में है जहां से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और ये सारे अभिलेख इस बात को बताते हैं कि सम्राट अशोक का जो क्षेत्र था वो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। अगर हम बात करें कि सम्राट अशोक का जो उत्तरी बिंदु था वो कश्मीर था, तो कश्मीर के बारे में हमने अभी डिस्कस कर भी लिया था पहले कि कलहण की राजतरंगिणी से भी पता लगता है कि कश्मीर के पहले शासक अशोक ही थे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें दक्षिण की तरफ, तो जो कर्नाटका के अभिलेख मिले हमको ब्रह्मगिरी और मास्की, उनसे भी हमको पता लगता है कि सम्राट अशोक इन क्षेत्रों तक अधिकार में नहीं थे, क्योंकि यहां पर चोलों का साम्राज्य था, ये चेर थे और ये पांड्य थे। इन तीनों की जानकारी हमको मेगास्थनीज से भी मिलती है, क्योंकि मेगास्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक प्रकाशित की उससे इस बात का जिक्र होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय दक्षिण भारत में कुछ छोटे छोटे साम्राज्य थे, यानी जो समुद्र के किनारे तक उनका राज्य सीमित था, तो इनकी जानकारी वहां भी मिलती है। इसके साथ ही जो सम्राट अशोक के समय अभिलेख लिखे गए थे उनमें भी इनकी जानकारी मिलती है कि कुछ समुद्र तटीय राज्य हैं हमारे समुद्र के किनारे, वो चेर, चोल और पांड्य है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण तक और साथ ही साथ जो ताम्रपर्णी बंदरगाह है, सिंगल द्वीप जो श्रीलंका वाला बंदरगाह था, वहां तक भी सम्राट अशोक ने अपने धर्म के मैसेजर्स को अपॉइंट करके भेजा था, तो वो भी इनके साम्राज्य का अंग माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी हिस्से की, तो कंधार अफगानिस्तान तक इनका साम्राज्य विस्तार था और इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान से मानसेरा और शहबाजगढ़ी से जो स्क्रिप्ट अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वहां से भी इस बात का पता लगता है कि सम्राट अशोक ने यहां जो चलने वाली भाषा थी खरोष्टी में भी इनके स्क्रिप्ट लिखा है
और इसके बाहर के बॉर्डर पर जो यवन राज्य थे, इन यवन राज्यों में जो भाषा चलती थी ग्रीक या रामायिक, इसमें भी उनके कुछ स्क्रिप्ट्स मिलते हैं यहां से भी। तो सम्राट अशोक का क्षेत्र विस्तार यहां तक माना जाता है। अगर हम बात करें पूर्व की तरफ, तो इनका क्षेत्र विस्तार बंगाल की खाड़ी तक था, और बंगाल की खाड़ी के कोने पे जो स्थित बंदरगाह था उसका नाम था ताम्र लिपित बंदरगाह, जो बंगाल में था। तो इनका क्षेत्र इस प्रकार से पूर्व के ताम्रलिप्त बंदरगाह तक। और अगर हम बात करें कि पूर्व और उत्तर के बीच में जो गौतम बुद्ध के मुख्य क्षेत्र स्थान थे, जैसे लुम्बिनी, लुम्बिनी, निगाली सागर, तो यहां से भी अभिलेख बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं जो सम्राट अशोक के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके साथ ही साथ मध्य भारत की अगर हम बात करें तो दिल्ली, मेरठ और कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्र, तो ये वो जगह है जहां से सम्राट अशोक के अभिलेख बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ कलिंग के आसपास का जो एरिया था, धौली और जौगढ़, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें अमरावती और हीराकुडी, तो ये अभिलेखों के स्थान हैं जहां से सम्राट अशोक ने अपने धर्म के संदेश जनता तक संबोधित किए थे। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया सम्राट अशोक के बारे में, उनके धार्मिक नीतियों के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में, अभिलेखों के माध्यम से उनका साम्राज्य विस्तार के बारे में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम्राट अशोक के अभिलेख, क्योंकि अभिलेख अगर इसी वीडियो में बढ़ाएंगे तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभिलेख इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगले वीडियो में देखिएगा अभिलेख के बारे में कि किस प्रकार से भारत के अलग अलग स्थानों पर अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वहां से सम्राट अशोक की जानकारी हमको अधिक मात्रा में मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।